हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत है और आपका दिन शुभ हो। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो यहाँ पर जैसे कि आप सब देख रहे हैं, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था, तो मैं उसके आज कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ, तो उन्हीं के विषय में आज मैं बात करूंगी। तो यहाँ पर मैंने लगभग 35 प्रश्न लिया है, तो आप लोग उन्हें देखिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए अगर आपको आ रहे हैं। अगर इसमें से लगभग जो एग्जाम देना चाह रहे हैं आरओ 2022 का, पीसीएस 2023 का, अगर इसमें 35 प्रश्नों में से अगर 30 प्लस प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन स्थिति में हैं। और अगर 30 से कम प्रश्न सही हो रहे हैं तब भी आप अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि आप बुरे हैं, पर थोड़ा सा फिर आपको और, क्योंकि यहाँ और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न लगभग थोड़ा सरल लिए गए हैं। अभी आगे कठिन भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्न सरल ही हैं जैसा आप देख रहे हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आप लोग कमेंट करके भी बताएंगे। लगभग मैंने सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर लिया हुआ है। तो जैसे आप पहला प्रश्न देख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है, तो जैसे यहाँ पर बात की गई है सर्वोच्च न्यायालय की, तो यहाँ पर बात की गई है सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है पहले आप ये कमेंट करेंगे। और यहाँ पर इनकी आयु होती है 65 वर्ष, मतलब सेवानिवृत्त का मतलब होता है रिटायर्ड। वो फाइनली रिटायर्ड कब होते हैं, तो 65 वर्ष की आयु में वो रिटायर्ड हो जाते हैं। अगर यही बात होती है उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की, अगर हाई कोर्ट की बात होती तो यहाँ पर यही आयु वर्ष हो जाती 62 वर्ष तक, फिर भी ए उत्तर सही हो जाता। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की जब बात है तो यहाँ आयु होगी 65 वर्ष। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ये पहले एक बार ये मैं पीडीएफ खुद पढ़ चुकी हूँ, इसलिए इसमें पेन है कि कैसे क्या समझाना और बताना। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन की बात की गई है, तो यहाँ पर उत्तर तो आपका संसद द्वारा ही होगा। तो क्यों होगा ये आप थोड़ा सा मतलब जानिए कि संसद द्वारा क्यों होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे उच्चतम न्यायालय के लगभग सभी कार्य, जैसे उसमें कार्य बढ़ाना या न्यायाधीशों को बढ़ाना, ये सारा संसद के द्वारा ही किया जाता है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 125 ये बात संविधान के अनुच्छेद 125 में कही गई है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाएगा। संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाएगा। ये अनुच्छेद 125 के अंतर्गत ये बात कही गई। तो आप ये प्रश्न देख सकते हैं, पीसीएस में 2008 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं केवल सुप्रीम कोर्ट में, केवल हाई कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में से, तो इसमें होगा किसी में से नहीं। खासकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो 65 वर्ष की आयु में मतलब रिटायर्ड होते हैं। तो वो कहीं पर भी मतलब ऐसे तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि 62 वर्ष की आयु में रिटायर्ड होते हैं, तो 65 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त, अनुच्छेद जैसे आर्टिकल 220 के अनुसार, जो 220 के अनुसार है, तो इन्हें हाई कोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्त या रिटायर्ड होने के बाद उच्चतम न्यायालय में या अन्य उच्च न्यायालय, जिस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहा है, तो वहां पर वो कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। जैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक को मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधि मंत्री। तो यहाँ पर कहा जाता है कि अनुच्छेद 126 के अनुसार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तथा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। मतलब ऐसा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पद रिक्त है और पद रिक्त हो गया और मुख्य न्यायाधीश पद रिक्त हो गया तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ, या वो अपने कार्यों को करने में असमर्थ है, तो इसलिए राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। ये यूडीएलडी मतलब आरओ 2001 में पूछा था।
यहाँ पर RO UDA LDA कहा जाता था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, राष्ट्रपति करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो कैसे की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत इनकी नियुक्ति की जाती है। और इसमें ये जान लेते हैं कि 1993 में दिए गए निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रबंध मुख्य न्यायाधीश की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया था। लेकिन 1998 में मुख्य न्यायाधीश की सलाह को व्याख्या करते हुए उसके साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों का परामर्श या लिखित आवश्यक होने का निर्णय दिया गया। ठीक है, आप ये याद कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया, आप ये देख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ या एडहोक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, किसके द्वारा होती है? तो न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता तब इनकी नियुक्ति होती है। अब देख सकते हैं आप, IAS 2000 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो ये बात कहाँ कही? कल परसों मैंने जब कहा था, तो तदर्थ न्यायाधीशों की बात कहाँ कही गई है? तो आर्टिकल 127 में ये बात कही गई कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी आर्टिकल 127 के अनुसार। सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू करने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की अगर गढ़ पूर्ति प्राप्त न हो, मतलब 1/10 कोरम पूरा नहीं हो रहा है, तो मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति एवं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही करता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद और सत्र न्यायालय या उपयुक्त सभी में। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में है। हाई कोर्ट में इसका कोई भी मतलब व्याख्या मतलब नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई कि अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? पहले आप ये प्रश्न देख सकते हैं, कितनी बार पूछा गया है। PCS, UDL सारा मतलब यूपी से ही रिलेटेड पूछे गए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो जैसे इसका आप उत्तर दीजिएगा कि उत्तर क्या होगा, फिर मैं इसकी कुछ व्याख्या कर देती हूँ। तो इसमें जैसे उत्तर आपको दिख रहा है कि सी बता रहा है कि अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 232 को पढ़ना। तो कैसे ये बात कही गई, तो मैं इसको थोड़ा डिटेल करती हूँ। जैसा कि कहा गया अनुच्छेद 132 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय या अंतिम आदेश की अपीली उच्चतम न्यायालय में होगी, जबकि अनुच्छेद 133 केवल सिविल विषयों के, जो अनुच्छेद 133 है वो केवल सिविल विषयों में संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 134A जो है उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है। इस प्रकार संवैधानिक विवाद में अनुच्छेद 134A को अनुच्छेद 132 के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। सॉरी, अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें दिया है, अभी मैंने आपको वाद नहीं पढ़ाया, फिर भी मैंने ये प्रश्न दिया है ताकि आप लोग थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाएं। जैसे वाद, उस वाद में सर्वोच्चतम या उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग की पहचान करें या युग को पहचानिए। तो इसमें इंदिरा साहनीवाद, अगर कोई पिछड़ा आयोग या OBC या छूट आरक्षण के लिए पढ़ा होगा तो इंदिरा साहनीवाद जरूर पढ़ा होगा। विशाखावाद, ये यौन उत्पीड़न से संबंधित कामकाजी महिलाओं का संरक्षण देना रहा इनका। मेनका गांधीवाद, ये तो आप जान ही रहे हैं, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इनको माना गया था। बेला बनर्जी, यही उत्तर सही है आप लोगों का। बेला बनर्जी, विदेश यात्रा का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जैसा कि इसमें जो बात कही गई है वो सही नहीं है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है इसके आगे।
तो इसमें जैसे बेला बनर्जीवाद पश्चिम बंगाल भूमि विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 से संबंधित है। पश्चिम बंगाल से, ठीक। भूमि विकास नियोजन अधिनियम 1948 से संबंधित है। विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के भाग के रूप में उच्चतम न्यायालय द्वारा, ये भी मेनका गांधीवाद का ही माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये तो बच्चे को याद है, केशवानंद भारती वाद में किया था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लगभग सभी को ये प्रश्न और ये बात पता रहती है कि केशवानंद भारती वाद में कहा गया है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? किस केस में बनी है उच्चतम न्यायालय? यूपीपीसीएस 2004 मीन्स स्पेशल में पूछा गया है, तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं। गोलकनाथवाद में, एक सेकंड समय दीजिए आप लोग, एक सेकंड, तब तक आप लोग उत्तर देते रहिए। मैं सोच रही हूँ कि आपका कोई भी प्रश्न छूटे ना, जो भी करना है सब यहीं पर हो जाए। तो इसमें बताया गया कि गोलकनाथवाद, ठीक है। तो इसकी मैं जैसे व्याख्या करूं तो केशवानंद भारतीवाद कब आया था? ये केशवानंद भारतीवाद 1973 ईस्वी में आया था, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ है। 13 न्यायाधीश, इसमें 13 न्यायाधीशों का गठन किया गया था केशवानंद भारतीवाद में, ठीक है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ गोलकनाथवाद केस में है। 11 न्यायाधीश का गठन गोलकनाथवाद में किया गया था। 1900 इनका केस कब आया था? 1967 वाद में आया, 1967। अगला प्रश्न जैसे देखते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है, यह है कि सर्वोच्च न्यायालय। तो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? तो आप इसे देखिए क्या हो सकता है। तो जैसे इसमें उत्तर दिया है कि राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, क्योंकि जब पुनरावलोकन के लिए जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ संशोधन होगा। तो इसलिए जैसे भारत, जैसे इसका डिटेल जान लो। न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ मतलब कैसे यह न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत वह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधियां या कार्यपालिका आदेशों को संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारित पाए जाने पर इन्हें असंवैधानिक या अवैध तथा उस स्तर तक शून्य घोषित किया जा सकता है जिस स्तर पर वो संविधान का उल्लंघन करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। तो इसमें क्या हो सकता है? आप लोग उत्तर दीजिए। न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को, तो जैसे निम्नलिखित में क्या अधिकार हो सकता है? तो जैसे मैंने बताया, यदि कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर देना। तो उत्तर ए सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, भाई गॉड, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। अब सुधारात्मक याचिका क्या है, पहले आप लोग ये समझिए कि सुधारात्मक याचिका तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 142 142 के अंतर्गत आती है। तो सुधारात्मक जैसे, तो इसको समझिए, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002 के अंतर के वाद में बनाम अशोक हुर्रा, ठीक है। 2002 में एक वाद आया रहा, उसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है अनुच्छेद 142 के अंतर्गत, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो हाँ, तो
केवल राष्ट्र मतलब सुप्रीम कोर्ट, न तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न समझ, न उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर संसद होगा ना, यहाँ पर उत्तर संसद होगा। ठीक है, यहाँ पर उत्तर संसद होगा। सॉरी, मैं कुछ और प्रश्न पढ़ रही थी, दिमाग में कुछ और चल रहा था। तो भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, न्यायालय द्वारा कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना अथवा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों, जैसे भारत में अनुच्छेद 13 एवं अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 136 के में ये शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय में निहित हैं, और अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227 के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय में ये शक्तियां निहित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भाई जाहिर सी बात है सर्वोच्च न्यायालय है, इसमें तो कोई बात छुपी ही नहीं है, और ये प्रश्न बताना पड़े किसी को तो बड़ी बात होगी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है भारत और यूएसए दोनों में। ठीक, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है भारत और यूएसए दोनों में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि यूनाइटेड किंगडम में संसद सर्वोच्च है, उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में संसद को ये सर्वोच्चता दी गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है, तो विधि द्वारा, तभी मतलब इसके लिए विधि बनी है ना कि अनुच्छेद इतने के अंतर्गत इसमें पुनर्विलोकन किया जा सकता है, और उच्चतम न्यायालय में इस अनुच्छेद के अंतर्गत और उच्च न्यायालय में 226 और 227 के अंतर्गत किया जा सकता है। भारतीय संविधान का अभिभाषण निहित है किसमें? तो सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। पीसीएस 2015 में पूछा गया, इस तरह के सवाल खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे भारतीय संविधान का अभिभावक या अभिभाषण सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 132, 133 एवं 228 में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो संसद द्वारा विधि बनाकर बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, जो भी कुछ करना होगा सब कुछ संसद ही करेगी। इसके अलावा यहाँ पर किसी और का कुछ नहीं है, संसद द्वारा। अगला प्रश्न आते हैं, अब ये प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? तो अनुच्छेद 32 किया गया, अनुच्छेद 226 किया गया, अनुच्छेद 227 किया गया, अनुच्छेद 245 में तो कुछ है ही नहीं न्याय के लिए, ना तो यहाँ पर न्यायपालिका का कोई उल्लेख है, तो 1, 2, 3 ही सही है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के तहत, आप इसे बहुत अच्छे से जानते हैं, और बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है? आप लोग कमेंट करिए। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो कम से कम 10 वर्ष का एडवोकेट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है, एमपीपीसीएस में पूछा गया है। अगला प्रश्न, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, तभी वो देगा उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श जब वो परामर्श मांगेगा कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श, जब वो ऐसे परामर्श के लिए बोले या कहे कि इस विषय में तुम हमको बताओ क्या किया जा सकता है, फिर भी वो बाध्यकारी नहीं होगी, राष्ट्रपति उसको मानेंगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बात कही गई? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ये बात कही गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित कर दिया है?
तो इस प्रश्न अभी मतलब मैंने इस प्रश्न के विषय में कुछ बताया भी नहीं है आपको, क्योंकि जब मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया था तभी ये प्रश्न की चर्चा पर चर्चा नहीं हुई थी, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर देती हूँ। तो जैसे इस प्रश्न में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने 13 जुलाई 2005 के अपने एक फैसले के तहत प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983, जैसे यहाँ 1983 को संविधान के अनुच्छेद 355 355 के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया। उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रवासी पंचायत अधिनियम 1983 अवैध रूप से भारत में घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा था। इस कानून के रहते केंद्र अनुच्छेद 255 के तहत देश की सुरक्षा एवं रक्षा के अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा पा रहा था। उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला असम में भारी संख्या में बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ के संदर्भ में किया था। अनुच्छेद 255 में उद्बंधित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वो बाढ़ आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। इतनी बात इसमें कही गई है कि मतलब प्रवासी जो पंचायत है 1983 में आया था, ये प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 में आया था, उसको 1955 के तहत देखा गया था। 355 अनुच्छेद 355 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में कौन इससे पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो इसका उत्तर सी है, एल नागेश्वरम राय। एल नागेश्वरम राय जो है ये इनकी नियुक्ति 13 मई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय में 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई, जिनमें से न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति M.A. खनविलकर, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव। इनमें से एल नागेश्वर राव सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने से पहले किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे, बल्कि ये सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता थे। ये अगस्त 2003 से मई 2004 तथा 26 अगस्त 2013 से 28 सितंबर 2014 तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे। तो इनको याद कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न पूछता है, देखिए यूपीपीसीएस मीन्स 2016 में पूछ चुका है और फिर कभी आगे पूछ सकता है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो बहुत ही मतलब मूल अधिकार का प्रवर्तन आप जान ही सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत। ये देखिए प्रश्न पूछा गया है और ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाते ही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति V.R. कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। दूसरा है, न्यायमूर्ति V.R. कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका या PIL के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। तो केवल 2 सही है यहाँ पर कि हाँ PIL के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अवलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्योंकि वो अपने निर्णय जो देता है उसमें सुधारात्मक मूल्य होता है, इसलिए उसे एक अवलेख न्यायालय। तो इसके सभी निर्णयों को साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, इसलिए आशा है कि ये सर्वोच्च न्यायालय का अवलेख न्यायालय, क्योंकि जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट दे देगा उसमें न तो हाई कोर्ट न निम्न के कोर्ट कोई भी उसमें प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता, ना कोई व्यक्ति न कोई राज्य, कोई भी कुछ भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। TDSAT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है, तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में। अब आप लोग ये कमेंट करिए कि TDSAT के निर्णयों में तो TDS का फुल फॉर्म क्या है? तो मैं यहाँ बता देती हूँ, टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। आप लिख लीजिए कि स्थापना 1997 के भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2000 में किए गए संशोधन के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य दूर संचार क्षेत्र में किसी भी विवाद का न्यायिक समाधान करना है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज है जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया है? तो इसका प्रश्न इसका उत्तर आप लोग दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं लोअर में पूछा गया है। तो जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा वो व्यक्ति हैं जिन्हें चौथी सुप्रीम कोर्ट में चौथी जज बनने का नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि एकमात्र महिला न्यायाधीश जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा थे जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा 2010 में नियुक्ति प्रदान की गई थी। इससे पूर्व ये पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे। इनसे पूर्व जस्टिस फातिमा बीबी, जस्टिस सुजाता मनोहर तथा जस्टिस रूपा पाल भी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद को सुशोभित कर चुके हैं। 13 सितंबर 2011 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुई थी तथा वे सर्वोच्च न्यायालय की 5वीं महिला न्यायाधीश थे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में तीन महिला मतलब इतने समय हैं जो आप लोग याद कर सकते हैं। जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी। इसके अलावा भी अभी वर्तमान में भी इन लोगों का जो कार्यकाल है 2022 तक, इसके अलावा भी 3 और महिलाएं हैं जो करंट से रिलेटेड है, उनको आगे बताया जाएगा। आगे आता PIL है, तो क्या है? वैसे तो आपको उत्तर दिख ही रहा है। तो PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब जनहित याचिका। PIL का मतलब होता है जनहित याचिका। हिंदी में जनहित याचिका उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। ठीक, ये जो जनहित याचिका होती है आप उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों में कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? तो बात ही ऐसी है कि केंद्रीय किस याचिका में, तो आप देख लीजिएगा कि कोयला वाला मतलब दिख ही रहा है, साफ साफ पिंजरे की बात कर रहा है। तो जैसे कि यहाँ बताया गया है, उच्चतम न्यायालय ने कोयला आवंटन घोटाला बाद की सुनवाई के दौरान CBI को पिंजराबंद तोता की संज्ञा दी थी उच्चतम न्यायालय ने। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, यहाँ PCS प्री 2015 में भी पूछा गया, आगे भी आ सकता है क्योंकि ये प्रश्न काफी मतलब लोकप्रिय माना जाता है। अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो कहां पर ये बताई गई थी कि अंग्रेजी भाषा में होगी? तो आप इसे देख सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा ये बात कही गई है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध किया गया है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि इस भाग में पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयां अंग्रेजी भाषा में होंगी। तो इसका उत्तर डी है। आप लोग कमेंट करिए कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा और प्रश्न कैसे लगे हैं, क्योंकि प्रश्न लाना तो ठीक है लेकिन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं ये सुनिश्चित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ 35 ही प्रश्न यहाँ पर लाई हूँ। अभी प्रश्न तो बहुत बन सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय से, आप देख सकते हैं। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ मतलब उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ कहाँ, ये आप याद कर सकते हैं कि इलाहाबाद। और सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन तिथि कब माना जाता है? तो 28 जनवरी 1950 को माना जाता है। ठीक है, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कब माना जाता है। कई बार PCS में भी पूछा है, RO में भी पूछा है, या पूछेगा आगे चलकर। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे आज के। और आज की क्लास यहीं तक, आगे मिलते हैं। हो सकता है मैं हाई कोर्ट के भी प्रश्न 2, 4, 6 लेकर आऊं आगे, तो आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ अभी और प्रश्न रह गए, मैं उन्हें भी आगे लेकर आऊंगी। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।